हेलो नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उम, बिहार बोर्ड 10th क्लास का जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और मैं एक मॉडल सेट लेके आया हूँ जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? तो उसको पूर्ण रूप से आप उम्मीद करते हैं अंत तक देखेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल ट्रिक के साथ हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस मॉडल सेट में पूछा गया है तो वही सवाल है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसमें लगभग 60 क्वेश्चंस रखेगा, इसलिए धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखें और सीखें, ठीक है? और एग्जामिनेशन में अपना अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। हम पहला सवाल आपके सामने होगा, आपके स्क्रीन पे है। कह है कि इन द पेस इन द पेस फॉर लिविंग यानी पेस फॉर लिविंग जो लेसन है, द राइटर कैप्चर द एगोनी ऑफ, यानी कि राइटर जो लेखक है वो कैप्चर करता है किस प्रकार के कष्टों को, कब के का एगोनी ऑफ डैश मैन, ठीक है? कि किस प्रकार के मैन के एगोनी को कैप्चर करता है। एगोनी यानी होता है दुख, कष्ट। तो याद रखिएगा मर्डर, मर्डर मैन के एगोनी को कैप्चर करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला है द कर्ण मर्चेंट बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ, यानी जो कर्ण मर्चेंट है व्यापारी, ठीक है, वो किस ट्राइब से आता है? तो स्लो थिंकर्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कह रहा है कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स, यानी नरेटर जो लेखक है वो मिस्टर विलियम्स से कहता है नॉट टू बर्न लिप्स, पत्तियों को नहीं जलाने के लिए, एज जैसे कि इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, कि ये जो है ना हवाओं और इकोलॉजी के लिए बहुत ही बुरा है। तो एक्सलेंट होगा नहीं, हेल्पफुल भी नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, बैड बिल्कुल सही आंसर है कि इकोलॉजी और ईयर के लिए क्या है? बिल्कुल ही बुरा है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है और पूछेगा भी, एकदम कंफर्म गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो ये वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है, और अच्छा स्कोर करने का प्रयास कीजिए। चलिए कह रहा है कि विच एनिमल्स मेसेस ऑफ मिस्टर ग्रीन यार्ड, मिस्टर ग्रीन के यार्ड में आंगन में कौन सा जानवर मैसेज अप मतलब खुदाई कर रहा था? ठीक है, तो बिल्ली नहीं थी, हॉर्स भी नहीं था, काऊ भी नहीं था। वहाँ आंसर क्या होगा? डॉग जो था ना उनके यार्ड में मिसेस ग्रीन्स के जो यार्ड हैं उसमें खुदाई कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, गिल्लू का जो पसंदीदा भोजन है वो कौन सा है? तो आपको बताना है गिल्लू का पसंदीदा भोजन कौन सा है। तो गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या है? काजू है। तो काजू बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि हाउ मेनी आउंस डिड गिल्लू हैव, यानी कि गिल्लू के पास, गिल्लू को जो था ना, गिल्लू जो गिलहरी है, टीनी बेबी है स्क्वेल की, ठीक है, तो उसको कितने चोट पहुंचे थे? तो याद रखिएगा उसको 2, यानी कि 2 घाव लगे हुए थे, जो कि कौवे के द्वारा उनके शरीर के ऊपर 2 घाव किए गए थे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2 यानी कि 2 आउंस उसके शरीर पे लगा हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि आपके सामने है। कह रहा है कि इन व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, यानी कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म जो लेसन है, द अर्थर कंपेयर्स, उसमें जो लेखक है वो तुलना करता है इंडियन फिल्मों को किसके साथ? कौन से फिल्म की? यूरोपियन की? जी नहीं। कोरियन की? नहीं। जापानीज फिल्मों की? नहीं। अमेरिकन फिल्मों की तुलना करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट कीजिएगा। अमेरिकन फिल्म के साथ भारतीय फिल्मों की कंपेयर कर रहा था। अगला है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज, यानी कि सिनेमा का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? तो लाइफ इटसेल्फ, ये भी नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, कैमरा नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, लाइफ बिल्कुल सही आंसर होगा। द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ बिल्कुल सही आंसर है। ये तो बुक का बिल्कुल लाइन बाई लाइन क्वेश्चन में उठा कर रख दिया है, लाइनें रख दिया है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर किताब बढ़िया से पढ़े होंगे तो ऐसे सवाल सभी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी आप इस मॉडल सेट को देखिए, पहला मॉडल सेट है, इसे 2-3 हम मॉडल सेट लेके आएंगे जो पिछले साल पूछा हुआ सवाल है। तो इसको अगर पढ़िएगा तो आपका 100% इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई परेशानी, कोई समस्या आपको नहीं होने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि आंग सांग सुकी जो है ना, आंग सांग सुकी इज़ अ फेमस डैश पॉलिटिशियन, यानी कि आंग सांग सुकी जो है ना वो कहाँ की एक फेमस पॉलिटिशियन है? इंडियन की? जी नहीं। अफ्रीकन की? नहीं। चाइनीज़ की? नहीं। बर्मा का एक फेमस क्या है? पॉलिटिशियन है। याद रखिएगा आंग सांग सुकी इज़ अ फेमस बर्मीज पॉलिटिशियन, यानी कि बर्मा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिटिशियन रही हैं आंग सांग सुकी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है ऑफ विच डिजीज, कौन सी बीमारी वी आर यंग पीपल डाइंग इन द जंगल्स ऑफ बर्मा। याद रखिएगा सवाल बहुत तगड़ा सवाल है और पूछा हुआ सवाल है कि बर्मा के जंगलों में जो लोग मर रहे थे वो किस बीमारी से पीड़ित होकर मर रहे थे? कौन सी बीमारी से मर रहे थे? तो कलरा था? जी नहीं।
फ्लू था नहीं, ट्यूबरकुलोसिस था नहीं, मलेरिया बीमारी था। मलेरिया के कारण जो बर्मा के जंगलों में जो लोग मरते थे उसका मरने का कारण एक ही बीमारी था, वो था मलेरिया। याद रखिएगा, मलेरिया के कारण लोगों की मृत्यु हुई थी बर्मा के जंगलों में। अगला सवाल है कि हु रोट वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, महादेवी वर्मा गिल्लू लिखी हैं, टोनी मॉरिसन लिखे हुए हैं ऑन्स अपॉन अ टाइम। इसका सही आंसर क्या होगा? 11 का सॉरी, बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, टोनी मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है कि टोनी मॉरिसन ऑन द पुलित्जर प्राइज फॉर, यानी कि टोनी मॉरिसन जो था ना थे, उनको पुलित्जर प्राइज मिला, किस क्षेत्र में मिला? तो याद रखिएगा, पोएट्री जी नहीं, ड्रामा नहीं, डॉक्यूमेंट्री नहीं, फिक्शन के लिए मिला। फिक्शन 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 के लिए उनको, टोनी मॉरिसन को पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि यूनिटी एंड यूनिवर्सिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर डेट इज ट्रू एंड, यानी कि यूनिटी एंड यूनिवर्सिटी बिलोंग करता है एनी कल्चर डेट इज ट्रू एंड, जो कि सत्य है और भाइट महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, स्ट्रांग नहीं होगा, कम्प्लेक्स भी नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, वाइटल बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ट्रू एंड वाइटल है। ठीक है, तो बिल्कुल ही किताब का एकदम लाइन बाई लाइन क्वेश्चन रख दिया है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ट्रू एंड वाइटल पूछा हुआ सवाल है, तो इग्नोर मत कीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनने की गारंटी है। सो इसका जो 13 नंबर सवाल है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल 14 जो है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि हुमायूं कबीर डिलीवर्ड हिज लेक्चर, हुमायूं कबीर जो हैं अपने लेक्चर को डिलीवर किए हैं, ठीक है, इन डैश यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में हुमायूं कबीर ने अपने लेक्चर को डिलीवर किया? तो याद रखिएगा, बड़ौदा यूनिवर्सिटी के, बड़ौदा यूनिवर्सिटी जो बड़ौदा है वहाँ के यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने लेक्चर को डिलीवर किया। बहुत ही कमाल का सेंटेंस है, पूछा हुआ सवाल है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, सवाल को देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, हु आस्क्ड, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर हु आस्क, इस सवाल को किसने पूछा कि क्यों क्या मेरे बेटी को तुम किस लिए मार रहे हो ऐसे करके। ठीक है, तो ये सवाल की है मलासा मदर, यानी कि मलासा जो थी ना उसकी माँ ये से कहती है। ठीक है, पूछा ये लाइन को किसने कहा? तो याद रखिएगा, मलासा मदर, मलासा की माँ ने कही है, इसलिए 15 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है 16 नंबर कि विच फेस्टिवल इज रेफर टू लिटिल्स गर्ल्स इन लिटिल्स गर्ल्स वाइजर देन मैन, यानी कि लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन में किस फेस्टिवल के बारे में रेफर किया गया है? तो क्रिसमस बिल्कुल नहीं, गुड फ्राइडे बिल्कुल नहीं, न्यू ईयर बिल्कुल नहीं, ईस्टर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि लिटिल्स गर्ल्स वाइजर देन मैन के अंदर जो फेस्टिवल के बारे में चर्चा किया गया है वो आपका ईस्टर लेसन के ईस्टर फेस्टिवल के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 17 नंबर जो सवाल है आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, यानी कि पोएट के अनुसार जो हेल्थ है एंड वर्च्यू है वो पाया जा सकता है कहाँ पे? हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, फैक्ट्रीज में? बिल्कुल गलत है। टाउन्स में? बिल्कुल गलत है। सिटीज़ में? ये भी गलत है। कहाँ पे अच्छा होगा? विलेजेस के अंदर, गाँव में हमारा जो हेल्थ होगा वो बिल्कुल ही सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है 17 का। याद रखिएगा इसको, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगला सवाल है कि हु रोट ऑड एंड सॉलिट्यूड, ऑड एंड सॉलिट्यूड जो है किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर पोप लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 18 का बी, अलेक्जेंडर पोप ऑड एंड सॉलिट्यूड लेसन लिखे हैं, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, ये बहुत ही लड्डू सवाल है। पॉलीथीन बैग इज अ, पॉलीथीन बैग क्या है भाई? तो पॉलीथीन बैग एक ड्रामा है? जी नहीं। पॉलीथीन बैग एक स्टोरी है? जी नहीं। पॉलीथीन बैग नॉवेल है? जी नहीं। पॉलीथीन बैग क्या है? एक पोएम है, इसलिए सही आंसर ए होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पॉलीथीन बैग इज अ पोएम। पॉलीथीन बैग क्या है? एक कविता है, इस चीज़ को आपको देखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ही बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है कि राधा इज ग्रोइंग डैश इस डे, राधा और कृष्ण के बारे में, जिसमें उनकी जो क्या बोलते हैं, राधा की जितनी भी सहेलियां हैं वो रिपोर्ट करती हैं कृष्ण को कि लॉर्ड कृष्णा, आपके याद में जो राधा है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है। ठीक है, तो राधा इज ग्रोइंग फैट इच डे, नहीं, मोटी थोड़ी होती जा रही है, हेल्दी होती जा रही है, बिल्कुल नहीं। ठीक होती जा रही है, बिल्कुल नहीं। थीनर होती जा रही है, बहुत पतली होती जा रही है, चांद से भी पतला होती जा रही है राधा प्रत्येक दिन, इसके बारे में बताती है। तो जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो याद रखिएगा, राधा इज ग्रोइंग थीनर इच डे। ठीक है, राधा प्रतिदिन पतली होती जा रही है। चलिए अगला सवाल है कि द मैन वाज रिच बट नॉट, जो व्यक्ति था वो बड़ी धनी था, लेकिन क्या नहीं था? हैप्पी नहीं था, प्राउड नहीं था, रूड नहीं था,
कंटेंट नहीं था, यानी कि व्यक्ति जो था बड़ी ही धनी था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था, कंटेंट नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, व्यक्ति बहुत धनी था लेकिन संतुष्ट नहीं था। द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अगला सवाल है कि हाउ डज द कोयल फील, यानी जो कोयल है वो किस तरह महसूस करती है, कैसा महसूस करती है? अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करती है? जी नहीं। हैप्पी महसूस करती है? नहीं। पीसफुल महसूस करती है? नहीं। क्या महसूस करती है? रेस्टलेस। अगर आप किताब पढ़े हैं ना तो फिर ऐसे सवालों की करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो कोयल है, ठीक है, लेसन के अंदर वो बिल्कुल ही बेचैन रहती हैं, रेस्टलेस महसूस करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा 22 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। द कोयल सिंग्स कंसील्ड इन, यानी कोयल जो है वो गाती हैं कंसील्ड। कंसील्ड मतलब होता है छुप के गाती है। इन द कहाँ? बनाना ट्रीज माने केले के पौधों में के बीच नहीं। पीपल ट्री पीपल के पौधों के बीच नहीं। नेस्ट घोंसले में छुप के गाती है? जी नहीं। मैंगो लिप्स में छुप के गाती है। आम के पत्तियों के बीच में कोयल छुप छुप के क्या करती हैं? गीत गाती हैं। तो मैंगो लिप्स बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, 23 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है 24। बहुत ही तगड़ा सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है, पूछा ही सवाल है कि हु इज़ द हीरो ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का हीरो कौन है? तो माउंटेन का जो हीरो है वो शेफर्ड है? नहीं। कारपेंटर है? नहीं। वेस्लर है? नहीं। पोर्टर है? याद रखिएगा, माउंटेन का हीरो कौन था? पोर्टर था। ठीक है, पोर्टर था। चलिए अगला सवाल है, मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल, क्या मार्था अपनी कहानियों को कहा करती थी? कहाँ? इन द हेजल ग्लेन में कहा करती थी। इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मार्था अपनी कहानियों को कहाँ करती थी? हेजल ग्लेन के अंदर कहा करती थी। पूछा हुआ सवाल है, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, देखिएगा, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। ठीक है, 26 नंबर जो सवाल है उसको जरा सा देखेंगे क्या है, कैसे है। कह रहा है कि हल्कू वर्कड एज अ, अब यहाँ से आपका सेकंड जो बुक है वहाँ उसका सवाल कर रहा है कि हल्कू वर्क, हल्कू जो था ना वो काम करता था एज अ, कारपेंटर का काम करता था, बार्बर का काम करता था, पोटर का काम करता था, कि टीनेंट फार्मर का काम करता था। ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, टीनेंट फार्मर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टीनेंट फार्मर एक बटैयादार किसान था। इसके ऊपर आ रहा है तो याद रखिएगा टीनेंट फार्मर का वो क्या काम करता था? कौन? हल्कू। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुन्नी वाज हल्कुज, मुन्नी जो थी ना वो हल्कू की क्या थी? आंट थी? नहीं। सिस्टर थी? नहीं। डॉटर थी? नहीं। हल्कू की पत्नी थी। मुन्नी कौन थी? हल्कू की पत्नी थी। याद रखिएगा मुन्नी जो थी ना वह हल्कू की वाइफ थी, याद रखिएगा। बढ़िया सवाल है, 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसको चुनिएगा, 1 नंबर आपको मिलेगा 100%। द अर्थर ऑफ एलर्जी इज, जो एलर्जी के जो लेखक हैं अर्थर हैं वो क्या हैं? तो नोबेलिस्ट हैं? जी नहीं। पोएट हैं? जी नहीं। टीचर हैं? जी नहीं। एलर्जी जो लेसन है उसके जो लेखक है वो एक डॉक्टर हैं, पेशे से एक डॉक्टर हैं, उनका प्रोफेशन डॉक्टर का है। तो एलर्जी के जो ऑर्थर है वो एक डॉक्टर हैं। ऑप्शन नंबर ए 28 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए वो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन है, द बैंकर डैश डैश आफ्टर रीडिंग द नोट ऑफ द लॉयर, जो बैंकर था वो रोया पढ़ने के बाद, क्या लॉयर के नोट को पढ़ने के बाद रोया, या फिर हंसा, या स्माइल किया, या क्रस्ट किया? तो नहीं रोया है, नहीं स्माइल किया है, नहीं कष्ट किया है, सरापा भी नहीं है, हंसा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। लाफ्ट द बैंकर लाफ्ट आफ्टर रीडिंग द नोट ऑफ द लॉयर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि मिस्टर गेस्लर वाज अ स्किल्ड, मिस्टर गेस्लर जो था ना वो स्किल्ड था किस चीज़ में? पेंटर में? जी नहीं। पोटर में? नहीं। मेसन में? नहीं। वो एक बूट मेकर था। बूट मेकर मतलब समझ रहे हैं ना, जूता बनाने वाला था। मिस्टर गेस्लर क्या करता था? जूता बनाता था। इसलिए 30 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, द अर्थर रोट अ डैश एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर गेस्लर, द अर्थर रोट अ क्या? स्टोरी, लेटर, नोट, कुछ नहीं। अर्थर रोट अ चेक, अर्थर ने क्या किया? एक चेक लिखा एंड पोस्टेड इट, और इसको पोस्ट किया कहाँ? टू मिस्टर गेस्लर जो थे ना उनके पास चेक किया। तो 31 नंबर जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और इसका सही आंसर चेक होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा है सेशन। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु वेयर सन एंड मून, सन और मून कौन थे? विजिटर्स थे, से स्टूडेंट्स थे, सर्वेंट थे? नहीं, बच्चे थे, चिल्ड्रेन थे। सन एंड मून आर वेयर चिल्ड्रेन,
याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 32 का 32 का सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चिल्ड्रन थे कौन, सन और मून बच्चे थे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है कि इन हर लेटर, उसके लेटर में द मदर सेज द फुलफिलमेंट कैन नट बी, यानी कि मदर जो थी ना वो कहती थी डैट फुलफिलमेंट कैन नट बी बॉट, यानी कि जो फुलफिलमेंट है उसको बॉट नहीं किया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सी डी दोनों का तीनों गलत सवाल है। ठीक है, 33 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आप 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 की तरफ आ चुके हैं और 34 आपसे क्या कह रहा है जरा सा देखेंगे। कह रहे कि द डॉटर इन टू हॉरिजन्स लॉस्ट हर, यानी कि जो डॉटर हैं टू हॉरिजन के अंदर जो डॉटर्स हैं उसने खो दिया है। क्या खो दिया है तो आपको पता होना चाहिए। ज्वेलस नहीं, पीस नहीं, क्विकनेस नहीं, हैप्पीनेस खो दिया है। अब वे लोग उदास उदास रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है कि टू हॉरिजन के अंदर जो डॉटर्स हैं उसने अपनी हैप्पीनेस को खो रखी है। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 35 नंबर सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। करें कि द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड, जो नरेटर है और उसकी जो गर्लफ्रेंड है लिव्ड रहती थी टुगेदर एक साथ 4 ईयर, कितने साल तक वे लोग एक साथ रहे हैं तो आपको याद रखना है 5 साल नहीं, 7 साल नहीं, 6 साल नहीं, 8 साल तक ये दोनों गर्लफ्रेंड और जो नरेटर है वो एक साथ रहे हैं, टुगेदर रहे हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बिल्कुल डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर डी 8 साल। ठीक है, 8 ईयर्स। चलिए, तो इस तरीके से आपका जो बुक का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म होता है। अब आया सवाल किसका, तो अब सवाल आया है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पे सवाल दिया है इसका पैसिव बताना है कि पैसिव क्या होगा। पैसिव हुआ ऐसा पढ़े होंगे ना। तो चलिए सवाल नंबर 1 36 नंबर कह रहा है आपसे कि ही रीड्स अ बुक। देखिए सबसे आसानी है इसमें। सब्जेक्ट क्या है, ही है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक है। और वर्ब क्या है, रीड्स है। तो रीड्स जो है V1 V5 है। तो जब भी पैसिव की बात होगी ना, अगर क्रिया V1 V5 होगा तो आपको याद रखना है ईजर एम के बाद V3 लगता है। ईज के बाद क्या लगता है, ईजर एम के बाद V3 लगता है। अब देखिए जिसमें ईजर एम नहीं होगा ना वो पहला ही गलत हो गया, तो वह इसमें वाज आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, ए बुक इज ही सही हो सकता है, ए बुक इज बीइंग ये भी सही हो सकता है, ए बुक इज रीडिंग बाय हिम ये भी सही हो सकता है। लेकिन अब देखिए ईजर एम के बाद V3 लगता है, तो इसमें V1 आया ना, तो जब भी V1 आएगा ना तो ईजर एम के बाद डायरेक्ट V3 आता है, बीइंग नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे इज बीइंग आया है तो ये भी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ए बुक इज रीडिंग करके दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए सही आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो बनेगा कि ए बुक इज रेड बाई हिम, ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड लेटर्स। देखिए हैड आ गया तो हैड प्लस भी थ्री रहता है ना, तो इसका पैसिव बनाते वक्त आपको हैड भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद बीन भी लगाना पड़ेगा और बीन के बाद आपका V3 लगता है। अब जिसमें हैड बीन V3 होगा वही सही आंसर होगा। तो देखिए इसमें हैड तो दिया है, बीन नहीं दिया, ऑप्शन नंबर काट दीजिए। इसमें हैड तो दिया है, बीन नहीं, सॉरी हैड भी दिया है, बीन भी दिया है, हो सकता है इसमें नहीं दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, वेयर डिलीवर्ड। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हैड बीन V3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए डिलीवरिंग दिया है तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर हैड रहेगा वाक्य में हैड प्लस V3 तो पैसिव बनाइएगा तो हैड बीन V3 बनेगा। तो जिस वाक्य में हैड बीन V3 होगा वही आपका सही आंसर है, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर सवाल आपके सामने है, देख सकते हैं। कह रहा है कि वी सेल विन द मैच, हम लोग मैच जीतेंगे। ठीक है, ऐसा करके दिया है। तो जब भी सेल विल आता है ना, सेल हो विल हो तो इसके बाद बी होना चाहिए। तो जिसमें बी होगा ना बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नहीं होगा वो गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी कहीं दिया है, बी ई नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर एक खत्म। इसमें दिया है हो सकता है, इसमें दिया है हो सकता है, इसमें नहीं दिया है,
डी नंबर में नहीं दिया है तो हटा दीजिए। अब देखिए दोनों में हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है, तो द मैच पहले आ गया, बिल्कुल सही है। उसके बाद द मैच के हिसाब से लगेगा, विल बिल्कुल सही है, तो बी भी आ जाएगा। अब बी के बाद क्रिया भी थ्री में आता है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में विन दिया है, देख रहे हैं विन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। द मैच विल बी ऑन बाई अस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या करना है, आपको बताना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, मतलब इसका नरेशन बनाना है, ठीक है, इनडायरेक्ट के अंदर। अब कह रहा है कि देखिए ट्रिक आपको हम इसमें समझाएंगे, पक्का तगड़ा वाला सवाल है कि द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले तो बात समझना चाहिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एकदम यूनिवर्सल चीज़ है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। बस कुछ नहीं कीजिए, आंख बंद करके डैट लिख के बाकी सब कुछ छाप दीजिए। इन्वर्टेड कोमा को हटाइएगा तो डैट लिखिएगा, बाकी जैसे है वैसे छाप दीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हॉनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी गलत हो जाएगा। द टीचर टोल्ड, यहाँ पे सेड दिया है, यहाँ पे टोल्ड दिया है, नहीं होगा, क्योंकि टोल्ड इसलिए नहीं होगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता जैसे सेड टू मी रहता तो टोल्ड मी रहता, लेकिन इसके बाद सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है द टीचर सेड डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये कदम सही आंसर है। इसमें देखिए ये भी ऑप्शन नंबर डी गलत, तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर दिया हुआ वाक्य अगर क्या है बिल्कुल ही सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर आता है, ईमानदारी एक सच्ची नीति है, तो आप कुछ नहीं करना, इन्वर्टेड कोमा केवल डैट से तोड़िएगा, बाकी सबको एक चीज से छाप दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 39 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि यू सेड टू मी आई एम गोइंग होम, ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। यू का यू लिख दीजिएगा, सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिएगा, टोल्ड में चेंज किया गया है। अब जिसमें जिसमें टोल्ड नहीं है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, देखिए टोल्ड नहीं ना दिया है तो दोनों गलत है। अब ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा, तो यहाँ भी टोल्ड मी यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इन्वर्टेड कोमा किससे तोड़ना है, डैट से, तो डैट से तोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन के आता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू आपका सेकंड पर्सन में आता है, तो इसको यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आई एम गोइंग होम जैसे का तैसे छाप दिया है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे सेट टू पास्ट में होगा ना तो इधर का क्रिया भी बदलता है, तो देखिए यहाँ पे एम है तो यहाँ पे वाज वेयर में होना चाहिए, जबकि यहाँ भी एम दे दिया है तो ये भी गलत है, वाज वेयर में इसमें चेंज किया ऑप्शन नंबर सी में, तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो बस यही ट्रिक आप समझिएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, एकदम लड्डू है और आपको 100% तो एक नंबर दे के जाता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। माई मदर सेड इट मे रेन, मेरी माँ ने कहा कि वर्षा हो सकती है, तो बिल्कुल माई मदर सेड, सेड देखिए सेड दिया है तो पहले प्रेजेंट वाला नहीं होगा, ये देखिए मदर सेड लिखा है, नहीं होगा कभी भी। मदर माई मदर सेड हो सकता है, इन्वर्टेड कोमा को डैड से, इसमें भी तोड़ा है, इसमें भी तोड़ा है, इसमें भी तोड़ा है, दोनों में तोड़ दिया है। अब इट है तो इट थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा, इट का इट सब में लिख दिए हैं। ई में है तो इधर सेड दिया है पास्ट में, अगर रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कोमा के भीतर जितना भी क्रिया होगा पक्का बदलेगा, तो मे होगा तो माइट में चेंज होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे मे का मे कर दिया है तो होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इट विल कर दिया, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। माई मदर से डैट इट माइट रेन, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। अब देखिए इतना आसान सवाल है, जब भी डू से स्टार्ट होगा ना, डू मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर स्टार्ट होगा ना तो याद रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है इसको आस्क्ड में बदलते हैं, किस में बदलते हैं, आस्क्ड में, किस में बदलते हैं, आस्क्ड में, तो जिसमें आस्क्ड में बदला होगा वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए तो पहला ही खत्म, नहीं होगा हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा इन्वर्टेड कोमा को ईफ से तोड़ते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, मोहन का मोहन सेड टू को आस्क में, मी का मी, मोहन आस्क मी, मोहन आस्क्ड मी, मोहन आस्क्ड मी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टेड कोमा को इफ से सब में, इसमें भी तीनों में इफ से तोड़ा है। अब यहाँ पे डू यू है तो डू यू का एसर्टी बनाइए, यू प्ले फुटबॉल होगा, क्या होगा, यू प्ले फुटबॉल। अब यू जो है आपका सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी कौन पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में, यानी कि यू को फर्स्ट पर्सन में चेंज करेगा तो क्या होगा, आई होगा, ये तो हमको पता है पहला ही नहीं होगा, आई होगा, तो यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे आई होना चाहिए। ठीक है, अब प्ले क्रिया का भी वन होगा, इसका एसर्टी बनाएंगे डू यू प्ले फुटबॉल का, तो क्या बनेगा, यू प्ले फुटबॉल बनेगा।
तो प्ले का असर्टिव बनाएंगे तो V2 होना चाहिए, जबकि ऑप्शन नंबर डी में V2 नहीं, प्ले का प्ले लिख दिया है, तो गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। मोहन आस्क्ड मी इफ आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है, तो 42 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसमें क्रिया का सही वर्ब चुनना है, कि सही क्रिया का चुनाव करना है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, इसमें सही क्रिया का, जैसे कह रहा है 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब भी यूनिट समय मात्रा इसके एक इकाई के रूप में जब दिया रहता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। तो आर तो होगा नहीं, वेयर भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा? इज होगा। याद रखिएगा, जब भी दूरी समय मात्रा का उपयोग अगर एक यूनिट के रूप में हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए 10 माइल्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, इसीलिए इज जो है सिंगुलर वर्ब। कुछ नहीं किया बुझाता, इज इसमें एस लगा है, जिसमें एस लगा है वो सिंगुलर वर्ब है, काम खत्म। लास्ट में एस हो ना वो सिंगुलर वर्ब है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इज होगा। चलिए 43-44 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 44 में कह रहा है मोहन एज वेल एज राम। मोहन और जैसे एज वेल एज राम, मोहन के साथ साथ राम जो है ग्रीडी है, तो एज वेल एज आया, तो एज वेल एज के बाद देख लीजिए कौन सब्जेक्ट है, राम। राम के हिसाब से राम सिंगुलर है तो इसके साथ आर नहीं, हैव नहीं। अब या तो हैज होगा या तो इज होगा, तो इज के बाद यहाँ पे भी हैज होता है तो भी थ्री रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रीडी है, ग्रीडी नाउन दिया है, तो यहाँ पे हैज अच्छा नहीं होगा, इज बिल्कुल सही आंसर होगा। मोहन एज वेल एज राम, मोहन के साथ साथ राम भी क्या है, लालची है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ठीक है, एज वेल एज आएगा ना तो इसके बाद वाला देख लीजिएगा, इसके बाद वाला अगर सिंगुलर है, जैसे इसके बाद राम आया है तो राम सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ कैसा वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए ना, तो इसलिए इज बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए ये तगड़ा सवाल है। यू डैश लिविंग हियर सिंस 2010, जब भी सिंस के बाद या फोर के बाद टाइम दिया रहता है ना तो याद रखिए हैव बीन हैज़ बीन, तो ऑप्शन नंबर बी पहले ही हट जाएगा। अब या तो हैव बीन लगता है या तो हैज़ बीन लगता है। अब यू पुलर है, पुलर के साथ हैज़ थोड़ी लगता है जी, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यू हैव बीन सही आंसर होगा। यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, आप यहाँ पे 2010 से रहते रहे हैं, चुभिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यू सिंगुलर पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब, तो यू के साथ हैव आएगा तो लिख देंगे। चलिए अगला सवाल है, सॉरी इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि इसमें चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ओहो हो, इसमें प्रीपोजिशन का भरना है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो बिल्कुल डाई के साथ याद रखिएगा, डाई के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है, एक ऑफ लगता है, एक फ्रॉम लगता है। ठीक है, जब बीमारी से मरिएगा ना तो ऑफ लगेगा। अब फ्रॉम का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी अन्य कारण से मरते हैं। तो यहाँ पे टाइफाइड क्या है? बीमारी है, बीमारी से मर रहा है तो ऑफ लगा दीजिए, काम खत्म। लिख लीजिए, डाई के साथ ऑफ लगता है, डाई के साथ फ्रॉम लगता है। डाई के साथ जब ऑफ लगे तो बीमारी से मरना, डाई के साथ फ्रॉम लगेगा तो कोई अन्य कारण से मरना। तो टाइफाइड बीमारी है, टाइफाइड से मर रहे हैं तो इसीलिए ऑफ लग जाएगा। एकदम इससे सवाल आना ही है, तो सवाल आता है तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, देख लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, और आपको 1 नंबर पक्का देने वाला है। चलिए अगला सवाल है, लेट्स गो डैश फुट। अब फुट आ गया, फुट के पहले हमेशा ऑन लगता है, याद रखिएगा, ऑन फुट, ऑन फुट याद रखिएगा, बाई फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 47 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल तो बड़ी तगड़ा है भाई। आई एग्री डैश यू, मैं आपसे सहमत हूँ। तो देखिए एग्री के साथ विथ लगता है, कब लगता है? जब आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं। आई एग्री विथ पर्सन, कोई पर्सन है, तो यहाँ पे यू जो है ना किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए एग्री के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। जब किसी प्रपोजल से अगर सहमति आप दिखाते हैं तो वहाँ पे एग्री के साथ टू लगता है। ठीक है, तो एग्री के साथ विथ लगता है, याद रखिएगा, आई एग्री विथ यू। जब किसी व्यक्ति से सहमति हो तो विथ लगेगा, जब किसी प्रपोजल प्रस्ताव से सहमति है तो क्या लगेगा? टू लगेगा। इसीलिए 48 का जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी होगा ये बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है 49 नंबर, द फ्रॉग जम्प्ड डैश द वेल, यानी जो मेढक था ना वो बाहर था, अब कहाँ कूद गया? कुएं में कूद गया। कुएं मतलब अब परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दूसरे स्तर परिवर्तन हो रहा है। देखिए पहले एकदम सूखा में था और कुआं में कूदेगा तो पानी में जाएगा, तो जब स्थान परिवर्तन होगा ना, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, फ्रॉम इनटू लगाइएगा। याद रखिए ऐसा सवाल पक्का आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। अगर आप 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा सवाल तो ना एकदम आसान है, इसे पूछेगा ही, कन्फर्म है। ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा 49 का। अरे वाह वाह हो। चलिए 50 नंबर सवाल है, यू शुड नॉट लाफ डैश द पुअर, आपको जो है ना नहीं हंसना चाहिए। किसके ऊपर? तो लाफ आपको जहाँ दिखाई देता है ना, मैं आपको बता देता हूँ भाई, लाफ अगर दिखाई दिए इसके बाद आंख बंद करके ऐट लगा दीजिए, काम खत्म। लाफ ऐट, मजाक उड़ाना, याद रखिएगा, लाफ जहाँ भी रहेगा ऐट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी 50 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऐट बिल्कुल सही आंसर होगा।
ठीक, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 51 से लेके 54 तक चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है। नॉलेज का सही मीनिंग कहाँ लिखा है, तो देखिए ये न्यूलेज कुछ नहीं, ये भी नॉलेज का मीनिंग गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नॉलेज का मीनिंग याद रखिएगा, KNOWLEDGE। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल है, परमामेंट का पूछा है। परमामेंट का मीनिंग सही पूछा है। ठीक है, तो परमामेंट ये भी देखो परमानेंट कर दिया है, गड़बड़ है। परमा परमा ये भी गड़बड़ है। ठीक है, ये परमानेंट ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परमानेंट होता है। देखिए PERMANENT परमानेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसको याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला है कंसिक्वेंट। कंसिक्वेंट होता है, तो कंसिक्वेंट का देखिए कंसोक्वेंट ये गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कंसिक्वेंट, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, ई कंसिक्वेंट ये भी गड़बड़ है। कंसिक्वेंट होता है CONSEQUENT। ठीक है, कंसिक्वेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 53 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में पूछा है प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का सही मीनिंग पूछा है। प्रोस्पेरस प्रोस्पेरस का सही मीनिंग तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर प्रोस्पेरस ये भी नहीं होता है। प्रोस्पेरस हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। PROSPEROUS प्रोस्पेरस बिल्कुल सही आंसर होता है। 54 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, देखिए 55 से 60 तक एकदम 100% रहेगा। 4 सवाल कि चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसमें आपको बताना है। अनुशासन जो है छात्रों को महान बनाता है। तो अनुशासन जो है छात्रों को महान बनाता है। डिसिप्लिन मेड द स्टूडेंट्स ग्रेट, डिसिप्लिन मेक द स्टूडेंट्स ग्रेट। ठीक है, डिसिप्लिन मेक स्टूडेंट ग्रेट। ठीक है, डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट्स ग्रेट। ठीक है, छात्रों को, बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, तो सिंगल स्टूडेंट्स वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन मेक्स द स्टूडेंट्स ग्रेट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसका याद रखिएगा। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए। वह मंगलवार से अनुपस्थित है, ऐसा करके दिया है। तो मंगलवार से अनुपस्थित है, तो ही इज अब्सेंट फ्रॉम ट्यूसडे, ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस ट्यूसडे, ही हैज़ बीन। देखिए ट्यूसडे जो मंगलवार से है ना, तो ये फिक्स निश्चित समय है। तो निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होता है, इसीलिए फॉर और ये फ्रॉम वाला दोनों गलत हो जाएगा। अब या तो हैज़ बीन होगा या तो ये हैव बीन होगा। तो देखिए ही के साथ हैव बीन आता है, देखो कितना लड्डू है। ही के साथ हैव बीन आता है, नहीं आता है। हैज़ बीन आता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस ट्यूसडे, याद रखिएगा। तगड़ा सवाल है, आसान सा दिया है। चलिए 57 सवाल नंबर 57 है, 57 करे कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान देने का होता है टेक केयर। यू शुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिल्कुल गलत है। यू विल टेक केयर नहीं, ध्यान चाहिए का अर्थ में यू वुड केयर ऑफ नहीं, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है कि मैंने जो कार खरीदी है, ओहो हो, मैंने जो कार खरीदी है वो कीमती है, ऐसे करके कुछ सवाल दे रखा है। ठीक है, मैंने जो कार खरीदी है वो कीमती है। तो कह रहा है कि द कार आई हैव बॉट इज कॉस्टली, द कार विच आई बॉट इज कॉस्टली, द कार डेट आई बॉट इज कॉस्टली, द कार डेट आई हैड बॉट इज कॉस्टली। हैड का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि पास्ट के बारे में कहीं चर्चा नहीं हुआ है, ये गड़बड़ है। कह रहे कि द कार, मैंने जो कार खरीदी है, तो ये भी पास्ट में ये सब आ रहा है। देखिए बिल्कुल सही आंसर होगा ये, द कार आई हैव बॉट, कार जो मैंने खरीदी है इज कॉस्टली, वो मांगी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 58 का ए होगा। 59 का देखते हैं, 59 का आंसर होगा, क्षमा कीजिएगा, एक मिनट चला सर रुको। देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति आपको बताना है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होता है, नहीं हो पाएगा। हु इज़ द गवर्नर, गवर्नर राज्यपाल होता है, नहीं होगा। हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही आंसर होगा। हु इज़ प्रेसिडेंट नहीं होता है, यानी 59 का ए। और ये रहा आपका लास्ट सवाल। देखते हैं, कमाल का यार 60 सवाल कर लिए आज। चलिए, तो ये सवाल है आपका कि मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल इज़ रॉन्ग बिफोर आई वेंट टू स्कूल। द बेल हैड रॉन्ग बिफोर आई रिच द स्कूल। द बेल रिच नहीं, द रिच ये तो होगा नहीं, पहले कैंसिल करो। द बेल वाज रॉन्ग, नहीं ये भी नहीं होगा, हैड से बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी 60 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने टोटल कितना सवाल कर लिया, 60 सवाल कर लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़िया से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा, पक्का आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।